जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर, माने यूनाइटेड नेशन के विषय पर। हमारे यशस्वी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद एक पुरानी क्लब है। जैसे क्लब नहीं होती है क्या हमारे देश में, सभी शहरों में दुनिया भर के मतलब नंबर ऑफ क्लब्स होते हैं, बहुत सारी क्लबें होती हैं, उसी तरह वो एक क्लब है, पुरानी क्लब है, ऐसा उन्होंने बोला। और उस पुरानी क्लब में सुधार की अत्यंत जरूरी है, सुधार होना अत्यंत जरूरी है, ऐसा बोले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज इसी विषय पर चर्चा हम करेंगे। दरअसल ये जो यूनाइटेड नेशन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, उसके तत्काल बाद इसकी स्थापना हुई। और स्थापना समय से ही इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और उसी स्थापना के समय हमारा देश तो आज़ाद ही नहीं हुआ था उस समय, 1947 में आज़ाद हुआ था। 1947 में जब आज़ाद हुआ तब हमारे देश में जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग बना, हिंदुस्तान से कट के पाकिस्तान बन गया, उसी समय भारत में जम्मू कश्मीर का भी विलय हो गया था। लेकिन मतलब जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती पाकिस्तानी फौज कबालियों के वेश में पहुंच गई और उसको खदेड़ने के लिए हमारी फौज भी सक्षम थी, खदेड़ भी रही थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशन में जवाहरलाल नेहरू की गलती के कारण आज भी पीओके बना हुआ है और वो चले गए। अगर 2-3 दिन वो रुक जाते, संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाते, अर्थात यूनाइटेड नेशन में नहीं जाते, तो आज पीओके का जन्म ही नहीं होता। और इतनी जो जंगें, 3-3, 4-4 जंगें हुई है पाकिस्तान के साथ, वो भी शायद नहीं होती। चलो ठीक है, जो तो होना था हुआ। और उसी दिन से, उस समय भी वो 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पर भारत की फरियाद लेकर पहुंचे, जिस समय की कोई खास उसके वजूद भी नहीं था यूनाइटेड नेशन का, और उसमें ज्यादातर सदस्य भी नहीं थे। आज उसके सदस्य संख्या है 193। उस समय उतने ज्यादा सदस्य भी नहीं थे, शायद होंगे तो 40, 50, 60 होंगे, इतनी सदस्य संख्या भी नहीं थी। उस समय दुनिया में इतने आजाद मुल्क भी नहीं थे, गुलाम मुल्क ही ज्यादा थे। हो सकता है इसी कारण से सदस्य संख्या की भी कमी हुई होगी उस समय। एनी हाउ, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई खास वजूद नहीं था, कोई खास प्रेजेंस नहीं था, कहने का तात्पर्य ये है। और ये गलती से नेहरू वहां पहुंच गए, वहां पहुंच के सीज फायर हो गया। और वो सीज फायर का जख्म हम लोग आज भी झेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ में 75-76 सालों से। ये तो मैंने इसके बारे में बताया भारत के संदर्भ में। अब मैं बता रहा हूं, अभी जैसे रशिया यूक्रेन का जंग चल रहा है, वैसे यूक्रेन की हार हो गई है, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर होना बाकी है। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही? कोई भूमिका नहीं रही। खाली 2-4 मीटिंग गपबाजी करके, जैसे होता नहीं है क्या, चाय नाश्ता करना, चाय पार्टी करना, उसी तरह से 2-4-5 बार वो लोग बुला ली मीटिंग, बुला के वो छोटा मोटा प्रस्ताव पारित कर दिए, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भूमिका धरातल पर रशिया में या यूक्रेन में दिखी ही नहीं। इसके अलावा जो अभी 2 महीने से जंग, 2-2.5 महीने से जंग चल रहा है हमास का, इजराइल का, पैलेस्टाइन में, गाजा में, वहां भी क्या भूमिका है संयुक्त राष्ट्र संघ की? कोई भूमिका नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई संयुक्त राष्ट्र संघ को मानता ही नहीं है। आज उसकी भूमिका गौण हो गई है, मतलब जीरो के बराबर समझिए, कोई खास भूमिका नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि 5 सदस्य राष्ट्र जो वहां के स्थायी सदस्य बन रखे हैं, उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और चाइना है। ये 5 है, मोनोपोली कर रखे हैं ये लोग पांचों, ये अपनी क्लब बना रखे हैं। तो हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एकदम ठीक ही कहा कि पुराने सदस्य राष्ट्र जो है वो अपनी उसको पुरानी मोनोपोली करने के हिसाब से उसको अपना एक क्लब का दर्जा दे रखे हैं।
कि हम लोग जैसा चाहेंगे दुनिया को नचाएंगे। दुनिया में करीब 200 देश हैं और ये 5 देश उसके मठाधीश बने हुए हैं, मालिक बने हुए हैं, और ये जैसा चाहते हैं वैसा दुनिया को नचाना चाहते हैं, और बहुत अनेकों बार नचाए भी है, ऐसी बात नहीं है, नचाए भी है। और ये चाहते नहीं है कि कोई नया देश उसमें शामिल हो। और भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मांग रहा है पिछले करीब 30-40 सालों से। इंदिरा गांधी के जमाने से तो मैं रोज अखबार में तो पढ़ता रहता हूं, जब भी कोई इंदिरा गांधी के जमाने में भी कोई भी विदेश मंत्री बाहर से अगर हमारे देश में राजधानी में दिल्ली में आता था तो भारत सरकार की तरफ से उसके पास एक मांग रखी जाती थी कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में अर्थात यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता मिले। और सारे देशों ने, जितने भी देशों के विदेश मंत्री या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश में इंदिरा गांधी के जमाने से जो लोग आए हैं, करीब करीब सभी ने उसमें हामी भरी है, समर्थन बोला है, घोषणा की है समर्थन का, सहयोग का। लेकिन हुआ क्या नतीजा? आज तक भी 40-50 साल में तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। इसके पीछे के कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली एक बार ये पहले तो 1971 तक ताइवान हुआ करता था। ताइवान स्थायी सदस्य था अमेरिका की मेहरबानी के चलते। ताइवान जबकि बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा मुल्क है, उड़ीसा से भी कम उसकी आबादी भी है और एरिया भी है, लेकिन वो एक स्थायी सदस्य था। और ताइवान को स्थायी सदस्यता के नहीं देकर भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए अमेरिका चाहता था। और अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र भी दिया था कि आप स्थायी सदस्य बन जाइए, आप दुनिया में एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हो, बहुत बड़ी जनसंख्या है, आपको बनना चाहिए। लेकिन नेहरू ने उल्टा उनको मतलब पत्र दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप चाइना को बनाइए। मतलब जिसके लिए 40-50 साल से भारत कोशिश कर रहा है, भारत को मिली नहीं, उस समय अमेरिका ने ऑफर दिया था भारत को नेहरू के जमाने में कि आप बनिए, और नेहरू ने ठुकरा दिया और वकालत की चाइना की कि चाइना को बना दीजिए। देखिए, और अब उसका स्थायी सदस्यता मिलना आसान नहीं है, लेकिन उसमें भी कोई खास बात नहीं है। वो एक्चुअली देखा जाए तो एक सम्मान की बात है, नहीं तो उसमें कोई सदस्य बन जाए स्थायी सदस्य तो उसके कोई खास मायने भी नहीं आज के दिन में, आज के परिप्रेक्ष्य में। वो इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी दुनिया का सब इम्बैलेंस ऑफ पावर हो रखा है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, चाइना भी 140 करोड़ का देश है। दोनों की जनसंख्या आज के दिन करीब करीब बराबर सी है। तो चाइना तो 140 करोड़ के साथ में स्थायी सदस्य है, और भारत जो है सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि भारत के लिए तो भेदभाव हो गया ना। और आज अमेरिका जो उसका दादा बना हुआ है, उसका जो सब कुछ बना हुआ है, उसकी जनसंख्या 35 करोड़ है, 35 करोड़ ओनली, जो भारत की जनसंख्या से 25% ही है। इसके अलावा इंग्लैंड की जनसंख्या और भी कम है, रसिया की और भी कम है, फ्रांस की और भी कम है। ये तो मैंने आपको बताया, जो रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका के साथ में, चाइना के साथ में जो स्थायी सदस्य हैं, इनकी जनसंख्या तो इन चारों देशों की जो मैं बताया हूं, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया और अमेरिका, इन चारों देशों की जनसंख्या सब मिलकर भी भारत की इकल्ले जनसंख्या से भी काफी कम है। और लेकिन वो लोग सब स्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबर है, और भारत परमानेंट मेंबर है नहीं। दूसरा बात यह है कि परमानेंट मेंबर बनने से क्या है फैसिलिटी, वीटो पावर परमानेंट मेंबर के हाथ में रहता है। अगर कोई भारत के स्वार्थ के खिलाफ काम करे तो भारत तुरंत उसमें वीटो कर सकता है। नहीं तो हमें क्या है कि जैसे 1965 के जंग में, और खासतौर पर 1971 की इंडिया पाकिस्तान जंग की मैं बात करना चाहता हूं, उस समय अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ने प्रस्ताव लाया भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए। उसी समय रसिया ने वीटो किया बार बार। मतलब रसिया भारत का अच्छा दोस्त है, उसकी निशानी है, उसने वीटो किया बार बार। तो आज क्या है, आज के ग्लोबल दुनिया में भारत को, खुद को, भारत की अर्थनीति जितनी मजबूत है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 5वीं आर्थिक शक्ति है भारत। तो भारत को कम से कम उतना तो हक है ही, जनसंख्या के हिसाब से भी, इकोनॉमिक पावर के हिसाब से, फाइनेंशियल पावर के हिसाब से भी भारत के हक बनता है उसमें। अब बात यह है, और एक भी मैं आपको बात बता रहा हूं अभी, मतलब करीब, पहले एक बात और बोल देता हूं कि करीब
20-25 साल पहले, जिस समय वाजपेयी जी का जमाना था, उस समय 25-26 साल के पहले की भी बात बता रहा हूं। उस समय बार बार 2-4 बार 5 बार बात उठी थी कि 4 नए स्थायी सदस्यता दी जाएगी यूनाइटेड नेशन में। उस समय जो 4 सदस्य देशों के नाम की भी चर्चा हुई थी, उस समय भारत का भी एक नाम था। एशिया महादेश से 2 नाम आए थे, एक भारत, एक जापान। और अमेरिका के जो पड़ोसी हैं पश्चिमी देशों के हैं, वहां से आया था ब्राजील। और एक था अफ्रीकन यूनियन से समझिए, अफ्रीकन देशों में समझिए साउथ अफ्रीका। इस तरह 4 देशों का नाम आया था। तो ब्राजील का विरोध किया था अर्जेंटीना, वो उनका आपस में कोई झमेला है, कोई लफड़ा है, वो विरोध किया था। और भारत का विरोध किया था पाकिस्तान। आप तो जानते हैं पाकिस्तान हमारा पड़ोसी कैसा है। और शुरू से जब से वो मतलब हमसे अलग हुआ, बिछड़ा है, वो तब से ही पार्टीशन हुआ, तब से ही वो भारत के खिलाफ ही जहर उगलता रहता है। और जापान के भी वैसे, जापान का विरोध किया था चाइना और साउथ अफ्रीका का, लेकिन मेरे को याद नहीं है कि किसी ने विरोध किया। अभी बात यह है कि आज के अगर हम लोग संदर्भ में देखें, पाकिस्तान की तो कोई हालत है ही नहीं। आज से 40-50 साल पहले पाकिस्तान की जो भी कुछ औकात रही होगी, आज तो उसकी कोई औकात नहीं है। भीख का कटोरा लेकर सारी दुनिया में घूमता रहता है पाकिस्तान, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही है। सब जगह जाता है भीख मांगने के लिए दुनिया में। सबसे बड़ा भिखारी मुल्क आज के दिन में दुनिया में कोई है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो वैसे भी गया। और एक बात है जो भारत के हक में है, जो मैं अभी बोलूंगा आपको, वो यह है कि हाल में जो 2-3 महीना 4 महीना पहले जो हमारे दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था, उसमें भारत की कूटनीति ने कमाल दिखाया था। और वहां 51 देशों के अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 51 देश हैं, उसको शामिल करा सका भारत। G20 जो बड़े बड़े माने पैसे वालों का देशों का संगठन है, G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, जिसमें सब पैसे वाले माने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है, उसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा दिया। जो अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा भूखमरी या गरीबी है, पिछड़ापन है, उसको भारत शामिल करा दिया अर्थात। और वो सारे के सारे भारत से बहुत खुश है। आज अगर वास्तव में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर किसको मेंबर बनाया जाए, अगर उसकी वोटिंग भी कराई जाए, वो वोटिंग में भी भारत आराम से जीतेगा। क्योंकि दुनिया में 2 डिवीजन है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका ये सब आते हैं, और ये इसमें ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री है। और इसमें भी ज्यादातर जो अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में भारत मोस्ट पॉपुलर है। भारत को सबसे ज्यादा वोटिंग मिलेगा अगर वोटिंग भी कराते हैं तो। मतलब कहने का, आर्थिक दृष्टि से हो, जनसंख्या की दृष्टि से हो, ग्लोबल पोजिशनिंग की दृष्टि से हो, ग्लोबल साउथ का लीडर के हिसाब से हो, कैसे भी हो, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर मुकाबले में, हर मायने में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। यह भारत की मांग है। इसी मांग को जयशंकर ने कल दोहराया था, बोला था बेंगलोर के एक समिट में। और उन्होंने, बहुत बड़े यशस्वी हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सही बोला कि ये जो 5 सदस्य जो हैं, ये लोग अपना एक क्लब बना रखे। ये नहीं चाहते हैं कि हमारी मोनोपोली टूटे, कोई 6वां-7वां कोई देश आए और हमारे मोनोपोली को तोड़ दे, ये उनको कतई मंजूर नहीं। जो उनको, वो अपने स्वार्थ के हिसाब से देखते हैं, वो विश्व का स्वार्थ नहीं देखते हैं। नहीं तो आज अगर विश्व का स्वार्थ देखते और यूनाइटेड नेशन की बॉडी को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन अगर मिलता, तो आज जो यूनाइटेड नेशन ऑब्सोलीट हो गया है, उसको कोई पूछता नहीं है। यूक्रेन रशिया वार में कोई नहीं पूछा, उसकी कुछ नहीं चली। हमास इजराइल के वार में उसको कोई पूछता नहीं है, वो अपने रिजोल्यूशन पास करके घर में बैठे रहते हैं। कोई भी उसकी यूनाइटेड नेशन की एडवाइजरी नहीं मानता, कोई उसकी सुनता नहीं है। अगर आप सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं लोगे, सभी देशों को, ग्लोबल साउथ के देशों में से कम 2 देशों को लेना चाहिए, अगर आप नहीं लोगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? ये तो मैं एक बात बता रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं और एक बात, अगर भारत के आज इतनी बढ़ती आर्थिक शक्ति है और इतनी ताकत है, भारत अगर चाहे, भारत एक अलग से यूनाइटेड नेशन भी बना सकता है, एकदम आराम से बना सकता है। जो हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का आज अमेरिका में है, वैसे ही अगर भारत भी कल अगर चाहेगा, हर चीज की एक सीमा है। ये लोग देखते हैं,
अभी साल 6 महीना 2 साल में अगर नहीं बनाएंगे तो मेरे को लगता है भारत में दिमाग में आएगा, खासतौर पर मोदी जी के, कि हम लोग नहीं जाएंगे यूनाइटेड नेशन में, हम लोग नहीं जाएंगे। जो अमेरिका में जो हेडक्वार्टर है, हम लोग अपना यूनाइटेड नेशन अलग बनाएंगे जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली होगा। तब क्या होगा? तब ये जो 5 देश जो है, वो 5 देश में भी अमेरिका, वहां पर अमेरिका और चाइना केवल 2 ही देश वहां पर मिलेंगे। बाकी इंग्लैंड, फ्रांस और जो रसिया है, वो तो भारत में अगर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर या बॉम्बे में हो गया या कहीं दूसरे शहर में हो गया भारत के, वो सारे इसी में आ जाएंगे। और अफ्रीकन यूनियन वाले भी आ जाएंगे, एशियन भी आ जाएंगे, और वो लोग 10, 20, 50 कंट्री बैठ के वहां भजन करते रहेंगे यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। इसलिए समय रहते उनको चेत जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, जागरूकता आना चाहिए कि भारत आज के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में बढ़ती ताकत है, बढ़ती आर्थिक शक्ति है। 5वीं अर्थनीति हो गई है, तीसरी होने जा रही है। बहुत जल्द से जल्द उसमें सुधार की आवश्यकता है। पुरानी बातें गई, अब नई बातों को साथ में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उसी में सारे विश्व का कल्याण है, ग्लोबल साउथ का भी कल्याण है, विश्व का भी कल्याण इसी में निहित है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।